हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। और आज हम शुरू करेंगे एक नया सब्जेक्ट जो कि प्राइमरीली लॉ का सब्जेक्ट नहीं है बट रिलेट करता है लॉ से भी, दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस। तो आज हम शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस। अब देखो, सबसे पहली बात, हम हैं लॉयर्स लॉयर्स बनने वाले होंगे। आप में से बहुत कुछ लॉ की स्टडी कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन तो आता ही है ना कि हम पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? कि क्या रिलेशन है पॉलिटिकल साइंस का और हमारे सेक्शंस का, हमारे आर्टिकल्स का, हमारे लॉज का। देखो, जो भी हम लॉ रीड करेंगे, जितनी भी हम जजमेंट्स पढ़ेंगे, जितने भी हम आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पढ़ेंगे, दे आर ऑल बॉर्न आउट ऑफ अ पॉलिटिकल स्ट्रगल। एक पॉलिटिकल स्ट्रगल से निकले हैं वो। तो जो लॉ है वो वहीं से निकला है, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल से। तो इसीलिए ज़रूरी है हमें कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ें। ठीक है, क्योंकि जो लॉ है वो भी एक ऑफशूट है पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल स्ट्रगल का। और अच्छा लॉयर बनने के लिए हमें पॉलिटिकल साइंस आनी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे कि ओरिजिन कैसे हुआ पॉलिटिकल साइंस का। देखो, जनरली स्पीकिंग जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है ये आता है ग्रीक। एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड पॉलिस। ग्रीक वर्ड पॉलिस से। देखो, जो ओरिजिन है ना जनरली वो हुआ ग्रीक से। उसके बाद हम देखेंगे रोमन फिलोसफीज, और उसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न टाइम का इरा। ठीक है, ये तीन फेजेस में चलेगा। सबसे पहले ग्रीक, फिर उनके बीच का ब्रिज ग्रीक और रोमन, क्योंकि सारी पुरानी चीज़ें ग्रीक और रोमन सोसाइटी से ही निकली है मोस्टली। ग्रीक और रोमन, और उसके बाद मॉडर्न डे व्यू और प्रेजेंट डे व्यू क्या है। ठीक है, ये देखेंगे। देखो, जो ओरिजिन है मैंने आपको बताया ग्रीक वर्ड से हुआ है, दैट इज पॉलिस, जिसका मतलब होता है सिटी और स्टेट। सिटी या स्टेट, तो मतलब एक सिटी के बारे में पढ़ना है, किसी स्टेट के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो इट डजेंट जस्ट मीन्स कि सिटी के पॉलिस का मतलब ये नहीं कि एक सिटी को बोल दिया हमने, नहीं। इसका मतलब क्या है कि उस सिटी की गवर्नेंस कैसी है, उस सिटी की गवर्नेंस कैसी है। ठीक है, जो सिटीजन्स हैं वो डिसीजन मेकिंग में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखेंगे। तो जो पॉलिस का मतलब, देखो हमने देखा ना सिटी। अब ये सिटी क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास ग्रीक कंट्रीज थी, ग्रीक में क्या था, बहुत सारी जैसी जगहें थी, एथेंस एटसेट्रा। उन सारी जितनी भी इसकी सिटीज थी, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम चल रहे थे। सब जगह डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम चल रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ स्टार्टअप्स होते हैं ना आजकल, कि हर इंसान ने एक अलग अलग स्टार्टअप किया है और अलग अलग तरीके से चला रहे हैं। वैसे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम कह सकते हैं, सॉरी, या फिर लेजिस्लेटिव सिस्टम कह सकते हैं, वहाँ हर एक सिटी का अलग था। तो जनरली वो ट्राई क्या कर रहे थे, हिट एंड ट्राई मेथड, कि हम इतने सारे चला लेते हैं, हम देखते हैं इनमें से बेस्ट कौन सा निकलेगा। तो ग्रीक में जितनी भी सिटीज थी या स्टेट्स थी, उन सबके अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स चल रहे थे। जो सब थे वो इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम हिमाचल है। अब हिमाचल में है 12 डिस्ट्रिक्ट्स। तो वो 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट्स मान लो अपना अलग सिस्टम चला रही है गवर्न करने का अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को। तो हर जगह अलग सिस्टम चल रहा था। बस वैसे ही ग्रीक में भी अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टम चल रहा था। तो पॉलिस का मतलब इसीलिए था सिटीज या फिर स्टेट। हर एक सिटी और हर एक स्टेट का डिफरेंट वे ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ, गवर्नेंस का अलग तरीका। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। देखो, ये तो था तरीका वहां का कि सब जगह अलग अलग चल रहा था, ये देखने के लिए कि बेस्ट कौन सा होगा। अब चलते हैं वहां के थिंकर्स की ओर। तो जो सबसे पहले और सबसे फेमस नाम ग्रीक में आता है, तो वो है हमारा सोक्रेटिस। तो जो सोक्रेटिस है ना, उसको बस आपने याद रखना है, वो बहुत क्वेश्चंस पूछता था। ठीक है, 469 से 399 बीसीई में था। तो सोक्रेटिस ने कोई भी सिंगल वर्ड लिखा नहीं, पब्लिश नहीं कराया, कुछ नहीं किया। बट क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ही यूज टू आस्क क्वेश्चंस। होता है ना हमारे ग्रुप का एनोइंग फ्रेंड जो क्वेश्चंस पूछता रहता है, पूछता रहता है, और तब तक पूछता रहता है जब तक हम आउट ऑफ आंसर्स ना हो जाए। ठीक है, लेकिन एक फर्क था कि जो सोक्रेटिस था, ही वॉज डूइंग दैट फॉर पर्पस, एंड ही वॉज अ जीनियस। अब क्वेश्चंस क्या क्या पूछता था वो? एथेंस में घूमता था, एथेंस की स्ट्रीट्स पे नंगे पैर, और क्वेश्चंस पूछता था, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज करेज, व्हाट इज द बेस्ट लाइफ टू लिव। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता था वो। लेकिन सोक्रेटिस, अब देखो,
जब कोई पुराने जमाने में थिंकर आ जाता था ना, जो क्वेश्चन करने लग जाता था, तो फिर लोग सोचते थे कि इसमें ही कोई खराबी है। तो सोक्रेटिस के साथ क्या हुआ? तो देखो ये बहुत फेमस है, द ट्रायल एंड डेथ ऑफ सोक्रेटिस। उसका ट्रायल और डेथ कैसे हुई? देखो जो एथेंस था ना, वो वॉर हार गए थे, फिलोपोनेशियन वॉर हार गए थे स्पार्टा से। ठीक है, स्पार्टा से एथेंस वॉर हार गया। डेमोक्रेसी जो थी वो अनस्टेबल थी, पैरानॉइड थी, और वो ढूंढ रहे थे स्केप गोट्स बलि के बकरे बनाने के लिए। ठीक है, तो जब उन्होंने स्केप गोट्स ढूंढ रहे थे तो उन्होंने देखा कि सोक्रेटिस को पकड़ लेते हैं। सोक्रेटिस को पकड़ा, वो क्वेश्चंस पूछता था, तो उस पर चार्ज क्या लगाया कि यू आर करप्टिंग द माइंड ऑफ यूथ। करप्टिंग द माइंड ऑफ यूथ, आप हमारी जो यूथ है, युवा पीढ़ी है, उसका माइंड करप्ट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ के ऐसी ऐसी चीजें उनको, रैशनल थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं उनके अंदर। और दूसरा, अगर किसी ने क्वेश्चन कर दिया तो मान लिया जाता था सीधा, यू आर नॉट बिलीविंग, दैट यू आर नॉट बिलीविंग इन द गॉड्स ऑफ द सिटी। तो ग्रीक गॉड्स पे आप विश्वास नहीं कर रहे। तो उसके अगेंस्ट, सोक्रेटिस के अगेंस्ट ट्रायल चला, जो कि 501 सिटीजन उसमें ज्यूरी बन के बैठे, और उसको डेथ सेंटेंस दी गई बाय द मार्जिन ऑफ 280 इज टू 221। 280 ने कहा डेथ दी जाए, 221 सोक्रेटिस के फेवर में थे। ठीक है, तो उसको डेथ सेंटेंस हुई बाय ड्रिंकिंग हेमलॉक। एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है, एक प्लांट होता है पॉइजनस, हेमलॉक। अब देखो, ये ट्रायल वाली बात तो अलग बात है, लेकिन ये मैटर क्यों करता है? जब सोक्रेटिस को डेथ सेंटेंस हुई तो उसके जो फॉलोअर्स या उसके फ्रेंड्स थे, दे अरेंज्ड, उसके और जो उसके दोस्त थे, दे अरेंज्ड हिज एस्केप। उन्होंने कहा हम तुझे भगा लेंगे, लेकिन उसने मना कर दिया। तो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? ही सेड आई हैव लिव्ड बाय द लॉज ऑफ एथेंस ऑल माई लाइफ, आई कैन नॉट नाउ डिसोबे देम इवन व्हेन दे कंडेम मी। तो उसने कहा मैं पूरी लाइफ एथेंस के लॉज के हिसाब से जिया हूं, अब अगर ये लॉज मुझे कंडेम कर रहे हैं तो आई विल नॉट अनफॉलो देम, मैं उनको ही डिसोबे नहीं करूंगा, आई विल ओबे देम। तो ये पहली ग्रेट डिबेट थी अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ स्टेट एंड इंडिविजुअल। स्टेट और इंडिविजुअल का रिलेशनशिप, जहां इंडिविजुअल ने कहा आई विल फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट्स, आई हैड फॉलोड द लॉज थ्रू आउट माई लाइफ, और अब ये मेरे अगेंस्ट भी हैं तो भी मैं इन्हें फॉलो करूंगा। ठीक है, तो यही डिबेट अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, आप आगे चल के क्रिमिनल लॉज पढ़ोगे, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे, थ्रू आउट योर करियर ये डिबेट चलेगी स्टेट और इंडिविजुअल के राइट्स के बीच में। तो सोक्रेटिस ने हमें क्या सिखाया? He taught us that political questions are moral questions. He showed that questioning authority is the beginning of wisdom. क्वेश्चन करना विजडम का बिगिनिंग होती है, तो आप लोग भी क्वेश्चंस किया कीजिए। He proved that principles are worth dying for. अपने प्रिंसिपल्स पर मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हर प्रिंसिपल्स आर वर्थ डाइंग फॉर। अब सोक्रेटिस जो था, उसका डिसाइपल था, उसका शिष्य था प्लेटो, द ड्रीमर ऑफ द परफेक्ट स्टेट। कि परफेक्ट स्टेट कैसे होनी चाहिए, कैसी होगी परफेक्ट स्टेट, क्या होती होगी परफेक्ट स्टेट, कैसे बनाई जाए एक परफेक्ट स्टेट। तो वो ड्रीम करता था कि परफेक्ट स्टेट कैसी होगी और उसको कैसे बनाया जा सकता है। तो ये सोक्रेटिस का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था। सोक्रेटिस ने कुछ नहीं लिखा, बस इसने लिखना शुरू किया। उसने देखो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी को क्वेश्चन किया उसने। क्यों? क्योंकि उसने अपने ही गुरु को एग्जीक्यूट होते देखा था। तो डेमोक्रेसी ने तो उसका दिल तोड़ दिया था। तो उसके मन में बहुत सस्पिशन था डेमोक्रेसी को लेके। उसने एक बुक लिखी थी द रिपब्लिक। तो उसमें उसने लिखा था, पॉलिटिकल फिलोसफी लिखी थी उसने। तो उसने लिखा था व्हाट इज जस्टिस एंड व्हाट वुड बी अ परफेक्टली जस्ट सोसाइटी लुक लाइक। तो वो ड्रीमर था, उसको ड्रीम करता था कि एक परफेक्ट सोसाइटी कैसी होती होगी। तो उसने क्या, आइडियल स्टेट के 3 क्लासेस दिए थे। पहला, फिलोसोफर्स, किंग्स, दैट इज रूलर्स। उसने कहा था जो रूलर्स हैं उनके अंदर वर्च्यू होनी चाहिए विजडम की, दैट इज ब्रेन, वो ब्रेन होनी चाहिए सोसाइटी का। तो सबसे पहले उसने कहा रूलर्स शुड बी द रूलर्स, होने चाहिए ब्रेन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, रूलर्स। उसके बाद उसने क्या कहा?
हार्ट की बात करी उसने, दिल। तो जो वॉरियर्स होते हैं, आर्मी, दैट इज आर्मी, उनके अंदर होना चाहिए, देखो रूलर्स में होना चाहिए विजडम, देयरफॉर दे आर द ब्रेन। वॉरियर्स में होना चाहिए दिल में करेज, देयरफॉर दे आर द हार्ट। लास्ट, स्टमक। स्टमक उसने कहा कि जो हमें गुड प्रोवाइड्स कराते हैं, दैट आर प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स कौन हुए? प्रोड्यूसर्स, वर्कर्स, फार्मर्स। ठीक है, उनके अंदर होनी चाहिए टेम्परेंस, इसलिए दे आर द स्टमक। तो ये है एक परफेक्ट जगह जहां पर रूलर्स के पास विजडम हो, वॉरियर्स के पास करेज हो, प्रोवाइडर्स के पास टेम्परेंस हो। तो उसके जो बहुत रेडिकल आइडियाज थे वो क्या थे? कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। रूलर शुड नॉट ओ नथिंग प्राइवेटली, रूलर्स के पास अपना कुछ नहीं होना चाहिए। कम्युनिज्म वाला फॉर्मूला फॉलो करता था। कम्युनिज्म ऑफ फैमिलीज, रूलर्स की अपनी फैमिलीज भी नहीं होनी चाहिए, उनको स्टेट देखे। एजुकेशन बाय द स्टेट, जो स्टेट है, द स्टेट डिसाइड्स हु बिकम्स व्हाट बेस्ड ऑन मेरिट नॉट ऑन बर्थ। तो एजुकेशन शुड बी ऑन मेरिट नॉट ऑन बर्थ। एजुकेशन की बात उसने की थी। कम्युनिज्म ऑफ एजुकेशन हम कह सकते हैं, एजुकेशन बाय द स्टेट, तो ये मेरिट पे होना चाहिए ना कि बर्थ पर। ठीक है, और लास्टली उसने एक नोबल लाई कहने के लिए कहा था कि जो स्टेट है उसे सिटीजन्स को कहना चाहिए कि जो स्टेट है उनके पास डिफरेंट मेटल्स हैं इन देयर सोल्स टू मेंटेन सोशल हार्मनी, ताकि जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट की सुने। तो उसने कहा था कि एक नोबल लाई उन्हें बोलना जरूरी है। ठीक है, तो जो प्लेटोस की एकेडमी थी ना एथेंस में, वो पहली यूनिवर्सिटी है वेस्टर्न वर्ल्ड की। इट हैज, उसमें एक साइन लगा हुआ था ऊपर, लेट नो वन इग्नोरेंट ऑफ ज्योमेट्री एंटर। जिसको ज्योमेट्री नहीं आती है वो अंदर ही ना आए, क्योंकि जो हमारे प्लेटो थे उन्हें लगता था कि पॉलिटिक्स समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों में ही लॉजिकल थिंकिंग यूज होती है हमारी। दैट्स वाई पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ बोथ रिक्वायर एनालिटिकल स्किल्स। ठीक है, तो उसका जो आइडिया था मेरिटोक्रेसी का, वो अभी भी देखो डिबेट में होता है, रूल बाय द बेस्ट, कि जो रूलर्स है वो बेस्ट हो। हिज सस्पिशन ऑफ डेमोक्रेसी इज एकोज इन मॉडर्न डिबेट्स। अभी भी देखो सस्पिशन जो है डेमोक्रेसी का अभी भी डिबेट्स में आता है। हिज कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंस, कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिज्म था वो भी इन्फ्लुएंस हुआ है प्लेटो से। हिज एजुकेशन सिस्टम इंस्पायर्ड मॉडर्न पब्लिक एजुकेशन। अब फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, हमारा यूपीएससी का एग्जाम है, उसमें वो क्या है? वो एक तरह से प्लेटो की ही थिंकिंग है ना, कि जो फिलोसोफर किंग वाली है, कि जिनके पास ब्रेन्स हैं वो ही थोड़ा गवर्न करें सोसाइटी को, कैपेबल लोग करें, ना कि पॉपुलर लोग करें। अब देखो, सोक्रेटिस का स्टूडेंट प्लेटो और प्लेटो का स्टूडेंट एरिस्टोटल। तो नेक्स्ट आता है एरिस्टोटल। जो एरिस्टोटल है इसे हम कहते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये भी याद रखना है। एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये था प्लेटो का स्टूडेंट, लेकिन वो बहुत डिसएग्री करता था अपने मास्टर से, टीचर से। वे प्लेटो जो था वो आइडियलिस्टिक था, एरिस्टोटल जो था इंपेरिकल था। प्लेटो इमेजिन करता था कि परफेक्ट स्टेट क्या होगी, एरिस्टोटल करता था कि जो अभी स्टेट एग्जिस्ट कर रही है उसे स्टडी किया जाए। ठीक है, तो उसने क्या किया जो आज से पहले किसी ने नहीं किया था, उसने 158 कंट्रीज उठाई, ग्रीक और नॉन ग्रीक कंट्रीज, और वहां के वो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर वहां के अंडरस्टैंड करने लगा गवर्नमेंट को। ठीक है, ही स्टडीड 158 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कंट्री, 158 कॉन्स्टिट्यूशंस उठाए ग्रीक और नॉन ग्रीक कंट्रीज के, और उन्हें पढ़कर वो अंडरस्टैंड करने लगा कि किन वजहों से कोई सिस्टम वर्क करता है, कोई गवर्नमेंट वर्क करती है या फेल करती है। ही वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट बिकॉज ही डिडंट जस्ट फिलोसफाइज, ही कलेक्टेड डाटा। उसने सिर्फ फिलोसफी की बात नहीं की, उसने डाटा कलेक्ट किया, उसे कंपेयर किया और कंक्लूजन ड्रॉ किया। मतलब 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को उठाया, उन्हें पढ़ा, डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्ट करने के बाद कंपेयर किए सारे सिस्टम और कंक्लूजन डिराइव किया कि व्हाट मेक्स अ गवर्नमेंट वर्क और किन किन चीज़ों से एक गवर्नमेंट फेल हो जाती है। उसने एक बुक लिखी पॉलिटिक्स। तो दैट बुक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक टर्म पॉलिटिक्स उसमें दी गई, जिसमें से ये एकेडमिक सब्जेक्ट की तरह शुरू हुआ। तो एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन की थी गवर्नमेंट की। तो देखो, जहां पर गवर्नमेंट रूल होती है एक पर्सन से, उसे उसने कहा था मोनार्की,
और जहां पे वो एक पर्सन करप्टली गवर्न करता है अपने फायदे के लिए, तो वो था टायरेनी। जहां पर एक से ज़्यादा लोग गवर्न करते हैं दैट इज़ एरिस्टोक्रेसी, लेकिन अगर वो लोग करप्ट हो जाएं तो ओलिगैर्की। अगर बहुत सारे लोग गवर्न कर रहे हैं कॉमन गुड के लिए, लोगों के लिए, दैट इज़ पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। लेकिन अगर वो लोग करप्ट हो जाएं तो दैट इज़ डेमोक्रेसी, मॉब रूल। मॉब रूल कहा उसने डेमोक्रेसी को। तो जो एरिस्टोटल था उसने कहा कि डेमोक्रेसी जो है वो करप्ट है। जो एरिस्टोटल था ही डिडंट हेट द पीपल, ही फियर्ड दैट प्योर, अगर डेमोक्रेसी आ गई तो मेजॉरिटी कुछ भी कर सकती है, जैसा कि अभी हो रहा है। क्योंकि मेजॉरिटी के जो लोग हैं, अगर उनके पास प्योर डेमोक्रेसी आ जाए तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत सी कंट्रीज में का हो भी रहा है जहां डेमोक्रेसी तो है लेकिन इट इज गवर्नड फॉर द गुड्स ऑफ फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल। प्योर फॉर्म की डेमोक्रेसी जो है आ चुकी है, दैट इज नॉट पॉलिटी बट डेमोक्रेसी। तो उसके अकॉर्डिंग एरिस्टोटल को लगता था कि अगर हमारी जो है डेमोक्रेसी, एरिस्टोटल को लगता था कि अगर हमारी डेमोक्रेसी आ जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि उससे वो कन्वर्ट हो जाए टायरेनी ऑफ मेजोरिटी में, और जो पॉपुलिस्ट हैं वो मैनिपुलेट कर दे लोगों को। शायद हो भी रहा है बहुत जगह। और इसमें उसे क्या लगता था कि जो शॉर्ट टर्म थिंकिंग है वो लॉन्ग टर्म विजडम को ओवर रूल कर देगा, लोग शॉर्ट टर्म के बारे में सोचने लग जाएंगे। तो उसका सोल्यूशन क्या था? अ मिक्स्ड गवर्नमेंट कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, तो उसने कहा एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी का एक मिक्स्ड एलिमेंट आना चाहिए। दिस इज द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। ठीक है, और उसने भी कहा था कि जो मैन है दैट इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। जो मैन है वो पॉलिटिकल एनिमल है। मतलब ह्यूमन आर नॉट मेन टू लिव अलोन, वी आर मेन टू लिव इन कम्युनिटीज, पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ एंड कंट्रीब्यूट फॉर द कॉमन गुड ऑफ। पॉलिटिक्स इज नॉट अ डर्टी वर्ड, इट्स व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। पॉलिटिक्स ही हमें ह्यूमन बनाता है। वी आर अ पॉलिटिकल एनिमल। तो ये बातें की थी एरिस्टोटल ने। अब देखो, ये थे ग्रीक फिलोसोफर्स। उसके बाद अब हम देखेंगे रोमन कंट्रीब्यूशन। ग्रीक से हम आ जाएंगे अब रोमन की तरफ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वहां आया था सिजेरो। सिजेरो ने क्या कहा? द लॉयर। अब देखो सिजेरो कौन था? एक लॉयर जो बाद में फिलोसोफर बन गया। तो सिजेरो ने ब्रिज किया गैप ग्रीक और रोमन के बीच का। ग्रीक और रोमन के बीच कौन आ गया? सिजेरो। ठीक है, उसके आइडियाज क्या थे? नेचुरल लॉ, देयर आर यूनिवर्सल मॉरल लॉज दैट एग्जिस्ट बिफोर द ह्यूमन मेड लॉज। जो अब हम लॉज बना रहे हैं उससे पहले भी लॉज थे। क्या? इक्विटी, गुड कॉन्शियंस। ठीक है, तो ये पहले भी थे। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, द बेस्ट गवर्नमेंट कंबाइंस मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी। उसने बोला मोनार्की प्लस एरिस्टोक्रेसी प्लस डेमोक्रेसी को अगर हम कंबाइन कर दें तब जाके बेस्ट गवर्नमेंट बनती है। और उसने यूनिवर्सल ह्यूमन डिग्निटी की बात की, ऑल ह्यूमंस हैव इनहेरेंट वर्थ। ठीक है, तो जब अमेरिका में डिक्लेयर हुआ ना इंडिपेंडेंस, तो वहां पर बोला गया वी होल्ड दीज ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट सिजेरोज नेचुरल लॉ स्पीकिंग। तो जहां बोला गया ना कि दैट वी होल्ड दीज ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट, मतलब ये ट्रूथ पहले से ही एविडेंट थे। तो सिजेरो की बात हो रही थी व्हेन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आए। तो वो क्या बात है? ह्यूमन डिग्निटी, यूनिवर्सल ह्यूमन डिग्निटी। हम ह्यूमन बीइंग है, हमारी कुछ डिग्निटी है, इसलिए हमें कुछ राइट्स दिए जाएं। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी सिजेरो की यूनिवर्सल ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं। अब देखो, सोक्रेटिस मार दिया गया, सोचने लग गया था। सिजेरो के साथ भी यही हुआ। सिजेरो वॉज असैसिनेटेड बाय मार्क एंटोनी सोल्डर। उसके हाथ काट दिए गए, उसका सर अलग कर दिया गया और रोमन फॉर्म में डिस्प्ले किया गया। क्यों? हाथों को क्यों काटा गया? बिकॉज ही हैड यूज दोज हैंड्स टू राइट स्पीचेस अगेंस्ट टायरेनी। रोमन में जो टायरेनी चल रही थी रोम में, उसके अगेंस्ट उसने लिखा तो उसके हाथ काट दिए। उसका हेड काट दिया गया बिकॉज ही थिंक थॉट्स ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम की बातें उसके उस दिमाग में आती थी, इसलिए उसके सिर को काट दिया गया। तो सोक्रेटिस और सिजेरो। सोक्रेटिस ग्रीक में सबसे पहले ग्रीस में सबसे पहले सोचने लगा था, और सिजेरो रोम में। सोक्रेटिस के अगेंस्ट क्या ट्रायल चला और उसे डेथ दे दी गई। ठीक है, डेथ बाय पॉइजन। रोम में सिजेरो के साथ क्या किया गया? उसे असैसिनेट किया गया।
उसका हेड चॉप कर दिया गया, उसके हैंड्स चॉप कर दिए गए। दोनों जो थिंकर्स थे अपनी जगह के पहले पहले थिंकर्स थे, दोनों ने सोचना शुरू किया था, क्वेश्चन करना शुरू किया था, इसलिए दोनों को एक ही चीज दी गई, दैट इज डेथ। उसके बाद सिजेरो के बाद आ गई थी वहां डार्क एजेस, क्योंकि जब कोई सोचने लगा उसे मार दिया गया, तो उसके बाद आई डार्क एजेस, मतलब रूल ऑफ चर्च। तो उस टाइम का जो टाइम पीरियड था डेट वाज डोमिनेटेड बाय द चर्च। द क्वेश्चन वॉजंट व्हाट इज द बेस्ट स्टेट, ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था व्हाट डज गॉड वांट टू स्टेट, व्हाट डज गॉड वांट द स्टेट टू बी। बेस्ट स्टेट का आइडिया हट गया, अब आइडिया आया कि भगवान क्या चाहते हैं कि स्टेट कैसी हो। इस टाइम के दो मेन फिलोसोफर्स थे, सेंट अगस्टीन और सेंट थॉमस। अगस्तीन और सेंट थॉमस जो थे वो डिवाइन राइट्स की बात करते थे कि जो रूलर्स हैं हमारे, दे आर अपॉइंटेड बाय गॉड्स। जो रूलर्स हैं उनको भगवान ने अपॉइंट किया, अगर उनके अगेंस्ट कोई बोल देगा, उनके अगेंस्ट कोई बोलेगा तो ही इज अ सिनर, और अगेंस्ट बोलना ही इज अ सिन। तो रूलर्स को गॉड ने अपॉइंट किया है, डिवाइन राइट ऑफ किंग है, ठीक है। रूलर्स आर अपॉइंटेड बाय गॉड, उनके अगेंस्ट बोलना इज रिबेलियन, जिसे हम सिन मानते हैं और सिनर मानेंगे इंसान को। उसके बाद आता है रिनेसॉ का पीरियड। तो रिनेसॉ में क्या हुआ, रिनेसॉ का पीरियड को हम कहते हैं द सनराइज। डार्क एजेस के बाद हुआ सनराइज ऑफ रैशनल थिंकिंग, मैग्ना कार्टा वगैरह सब इस टाइम में। तो रेनिसॉ के टाइम क्या हुआ, पॉलिटिकल एमर्ज्ड फ्रॉम थियोलॉजी, मतलब गॉड से उठ गए हम। थिंकर्स लाइक मैकियावेली जैसे थिंकर आए, ठीक है। रेनिसॉ के टाइम क्या हुआ, मैकियावेली जैसे थिंकर आए, उन्होंने कहा लेट स्टॉप आस्किंग व्हाट गॉड वांट्स एंड स्टार्ट आस्किंग व्हाट वर्क्स। भगवान क्या चाहते हैं ये छोड़ देते हैं, आप पूछना, आप देखते हैं कि काम क्या करेगा हमारी सोसाइटी के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे मैकियावेली को। ये थे एक रियलिस्ट, इन्होंने एक बुक लिखी थी द प्रिंस। इसमें इन्होंने लिखा था प्रिंस की ड्यूटीज, या फिर एक मैनुअल बनाया था रूलर्स के लिए, तुम्हारे लिए ये रूल मैनुअल है। तो उसमें कुछ वर्ड्स थे, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैन नॉट बी बोथ, द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, अ प्रिंस मस्ट लर्न टू बी ए फॉक्स एंड अ लायन। प्रिंस को फॉक्स और लायन दोनों बनना आना चाहिए। तो ये मैटर क्यों करता है, देखो मैकियावेली वाज द फर्स्ट टू सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम मोरालिटी। उसने बोला मोरालिटी एक जगह, पॉलिटिक्स अलग जगह। He didn't ask what is just, he asked what is effective. उसने कहा just क्या है मैं नहीं देखता, I will see what is effective. This is the beginning of political science as a practical discipline, not just philosophy. ठीक है, but a tool for understanding and managing power. तो अब देखो क्या है, जब हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हुए, ठीक है, मीडिया के नरेटिव्स को सेट करते हुए, तो वो मैकियावेली की लेगेसी है। Whether you admire or despise him, you cannot understand modern politics without मैकियावेली, ठीक है। अब जो मैकियावेली है उसका नाम ना एडजेक्टिव भी यूज होने लग गया, मैकियावेलियन, मतलब कनिंग और डिसीटफुल, क्योंकि उसने बोला फॉक्स भी आना चाहिए, चालाक भी होना चाहिए और एक लायन की तरह भी होना चाहिए। बट रिसेंट जो स्कॉलर्स है सजेस्ट करते हैं ही मे हैव बीन सीक्रेटली, शायद वो रिपब्लिकन होगा। लेकिन अब देखो उसने अपनी बुक में प्रिंस को ऐसे टायर यूज किया कि टायरेंट, हमें नहीं पता क्या था, वी नेवर नो। लेकिन जो डिबेट है वो शो करती है कि पॉलिटिकल टेक्स्ट जो है वो इंटरप्रेट किए जा सकते हैं मल्टीपल वेज में। हम मल्टीपल वेज में एक ही टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं, और यही तो एज अ लॉयर आपको सीखना है कि कैसे मल्टीपल वे में इंटरप्रेट किया जा सकता है एक ही बात को, ठीक है। इसके बाद आते हैं आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले रेवोल्यूशन, जिसमें हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो आए थे। तो थॉमस हॉब्स सबसे पहले, द पेसिमिस्ट। अब देखो इसने इंग्लिश सिविल वॉर देखी थी, क्योस देखा था, वायलेंस देखा था, कन्फ्लिक्ट देखी थी, सब कुछ देखा था इसने, ठीक है। होब्स इमेजिन लाइफ विदाउट गवर्नमेंट, इसने इमेजिन की लाइफ विदाउट ए गवर्नमेंट, द स्टेट ऑफ नेचर। तो उसने कहा अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो उसने कहा हमारी लाइफ तो बेकार हो जाएगी, नो आर्ट्स, नो लेटर्स, नो सोसाइटी, ठीक है, सब कुछ वर्स्ट हो जाएगा। हमारे पास कॉन्टिन्यूस फियर होगा, डेंजर होगा डेथ का। लाइफ ऑफ मैन जो है वो सोलेटरी, पुअर, नास्ट्री, ब्रूटिश एंड शॉर्ट हो जाएगी। ये बोला था इसने। सॉल्यूशन क्या बताया था उसने, लेविथेन, बाइबल में एक सी एनिमल है लेविथियन, वो उसने सॉल्यूशन बताया कि पीपल सरेंडर कर दे अपने आप को एक सॉवरेन को, दैट इज लेविथेन, अ सी मॉन्स्टर फ्रॉम बाइबल, इन एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी। लोगों ने अपने राइट्स को सरेंडर कर दिया गवर्नमेंट को, इन एक्सचेंज में क्या मांगा, तुम हमें सिक्योर करो, ठीक है।
तो हॉब्स का जो फिलोसफिकल वो था कि स्टेट के पास पावर हो जाता। तो अगर हम इमरजेंसी प्रोविजन अपने पढ़ें तो वो हॉब्स की ही तो थॉट प्रोसेस है कि एट द टाइम ऑफ क्राइसिस हम सरेंडर कर दे गवर्नमेंट को, यू प्रोवाइड अ सिक्योरिटी, इंस्टेड आप हमारे कुछ राइट्स रख लो। ठीक है। उसके बाद आता है जॉन लॉक। जॉन लॉक जो थे वो ऑप्टिमिस्ट थे, लॉक साहब थे ऑप्टिमिस्ट। तो उनका टाइम देखो कौन सा था, जब इंग्लैंड में ओवरथ्रू कर दिया था हमने किंग सिस्टम को और पार्लियामेंट्री सिस्टम शुरू कर दिया था। तो लॉक एग्रीड विद हॉब्स दैट स्टेट एंड नेचर वाज प्रॉब्लमेटिक, स्टेट ऑफ नेचर वाज प्रॉब्लमेटिक, बट ही बिलीव्ड इट वाज जनरली पीसफुल। पीसफुल है, बस इम्पार्शियल जज नहीं है हमारे पास कोई। उसने कहा इंसान के पास नेचुरल राइट तो होते ही हैं, इनएलिएनेबल राइट्स होते हैं वो, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। ठीक है। तो जो पीपर है वो सरेंडर करते हैं गवर्नमेंट को सिर्फ अगर हम कुछ रॉन्ग डू कर रहे हैं तो यू पनिश अस, लेकिन हम अपने राइट्स नहीं दे देंगे गवर्नमेंट को। ये बोला था लॉक ने। अब देखो, लॉक का जो फिलोसफिकल फादर ऑफ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहा जाता है। अगर हम रीड करें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स, वी आर रीडिंग लॉक। ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है यू कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ योर लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, दैट इज लॉक्स नेचुरल राइट्स डॉक्ट्रिन को कॉडिफाई कर दिया गया बस। अगर हम देखें ना, जब अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहा था, उन्होंने तो कोर्ट कर दिया था डायरेक्टली लॉ को। वी होल्ड दीज ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, these are life, liberty and pursuit to happiness। देखो, लाइफ और लिबर्टी को सेम रहने दिया, लेकिन एक परस्यूट टू हैप्पीनेस नया आ गया। किसकी जगह? प्रॉपर्टी की जगह। क्योंकि जेफरसन ने सोचा उस टाइम कि प्रॉपर्टी बहुत नैरो चीज है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस रखते हैं। ठीक है। तो लाइफ लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये यूएसए ने कहा लॉक से चुरा के। अब आते हैं रूसो की तरफ कि रूसो ने क्या कहा। तो जो रूसो थे वो थे रोमेंटिसाइज करने वाले चीज़ों को। मैन इज बॉर्न फ्री येट एवरी वन इज इन चेन्स। तो वो कहते थे हम तो फ्री पैदा हुए, फिर भी अगर हम सोसाइटी में चारों तरफ देखें ऐसा लगता है हमें किसी चेन्स में बस फंसा के रखा हुआ है। तो उसने बोला कि ह्यूमंस आर नेचुरली गुड बट सोसाइटी उनको करप्ट कर देती है, ह्यूमन तो पैदा अच्छे होते हैं। तो पीपल सरेंडर ऑल राइट्स टू कम्युनिटी, बट अनलाइक हॉब्स, लेविथियन, रूसो, सोवरेनिटी इज पीपल देमसेल्फ। मतलब हम सरेंडर कर रहे हैं अपने आप को ही, एक इंसान एक सोसाइटी में बहुत सारे इंसानों के पास अपने राइट्स को सरेंडर कर रहा है, मतलब द जर्नल विल, पूरी कम्युनिटी जो सोच रही है वो ही राइट होगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो इंडिविजुअल थॉट से अलग हो। इसे हम क्या कह सकते हैं, रूसो ने जो कहा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे कुछ कंट्रीज में भी है। रूसो प्रेफर्ड स्मॉल डायरेक्ट डेमोक्रेसीज वेयर सिटीजन वोट फॉर देयर लॉज, अपने लॉज बनाने के लिए भी सिटीजन वोट करे, ना कि रिप्रेजेंटेटिव बनाए बैठ के। जो रूसो था, ही इज फिलोसफिकल फादर ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां प्रियम्बल कहते हैं ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो रूसो भी यही नहीं कह रहा कि हम सरेंडर अपने आप को ही करें। तो हम वी द पीपल ऑफ इंडिया गिविंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्व्स, तो वही तो बात है, हमने सरेंडर अपने आप को किया, ना कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को। हम लोगों ने अपने लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वी द पीपल ऑफ इंडिया रूसो की ही तो बात कर रहा है। ठीक है। तो यही थे कुछ फिलोसफर्स हमारे पास। अब आते हैं देखो मॉडर्न ईरा में। तो मॉडर्न ईरा क्या है? मॉडर्न ईरा में बोला फिलोसफी छोड़ो, जो लोग कर रहे हैं वो पढ़ते हैं, वोटिंग बिहेवियर पढ़ते हैं, पब्लिक पॉलिंग पढ़ते हैं, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ पढ़ने की बात आई यहाँ पर। तो ये सब कुछ पढ़ने की बात आई। जो गेम थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ने की बात है। अब देखो इसमें की फिगर्स कौन थी? डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डेल, गैब्रियल आलमंड, ये लोग थे। तो क्रिटिक्स ने कहा, क्रिटिक्स सेड यू आर स्टडिंग बिहेवियर बट यू आर इग्नोरिंग जस्टिस, इक्वेलिटी एंड अदर क्वेश्चंस। कि हम ये सब पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम जो बाकी के बिगर क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ रहे हैं, ये कहा गया इसके क्रिटिक्स ने। तो देखो ये क्या हुआ, इसीलिए ये हो गया कि हम बाकी क्वेश्चन छोड़ने लग गए, हम प्योरली सिर्फ पढ़ने लग गए कि क्या चल रहा है। तो उसके बाद दोबारा से जो हमारा है री एम्फेसाइज हुआ नॉर्मेटिव क्वेश्चंस पे, क्रिटिकल थ्योरी पे, ये सब चीज़ों पे।
तो अब बात आती है, देखो जो टुडेज पॉलिटिकल साइंस है ये बहुत पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल एस्पेक्ट, हम डेटा से एनालिस्ट भी करते हैं इलेक्शन के क्या हो सकते हैं रिजल्ट्स, बट ऑल्सो डिबेट ऑन व्हाट डेमोक्रेसी शुड बी इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, अब डेमोक्रेसी क्या होनी चाहिए, ये सब भी हम पढ़ते हैं। तो अब हमारी बात आती है कि हम लॉयर्स एज अ लॉयर पढ़ रहे हैं तो क्या क्यों ज़रूरी है। तो देखो सबसे पहले तो लॉ इज़ बॉर्न इन पॉलिटिक्स, लॉ जो है वो बॉर्न आउट ऑफ पॉलिटिक्स। हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें, ठीक है, कुछ भी अगर हम देखें तो देखो देखो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बॉर्न आउट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, पॉलिटिकल स्ट्रगल कह सकते हैं। आर्टिकल 370 अगेन बॉर्न आउट ऑफ पॉलिटिक्स, रिजर्वेशन बॉर्न आउट ऑफ पॉलिटिक्स, राइट टू एजुकेशन बॉर्न आउट ऑफ पॉलिटिक्स। तो ऐसे ट्रिपल तलाक, जीएसटी, सब इट इज़ ऑल कम आउट ऑफ पॉलिटिक्स। तो लॉज पॉलिटिक्स से ही बनते हैं, इनको सेपरेट हम रख ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हम पढ़ें सबसे पहले तो प्रियम्बल तो कहता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फेटर्निटी, ये सब पढ़ने के लिए पॉलिटिकल साइंस देखनी पड़ेगी। फंडामेंटल राइट्स, जॉन लॉक की बात, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये भी पॉलिटिकल सोशलिज्म, फेडरलिज्म की बात, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज बिटवीन सेंटर स्टेट, तो ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, ये सब आते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, सारे वहाँ के प्रिंसिपल्स हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट भी थी ना हमारी कि शुड इंडिया बी यूनिटरी और फेडरल, शुड वी हैव प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट सिस्टम, शुड वी हैव रिजर्वेशन, दीज वरंट जस्ट लीगल क्वेश्चंस, दे वर पॉलिटिकल चॉइसेस। ये सारी पॉलिटिकल चॉइसेस थी जो उस टाइम मेड की गई कि इंडिया को क्या बनना है, ठीक है। नेक्स्ट, जजेस नीड टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, जजेस को भी पता होनी चाहिए पॉलिटिक्स, क्योंकि जजेस को ऐसे ऐसे केसेस डिसाइड करने पड़ जाते हैं जहां जो लैंडमार्क बन के लॉ ही बदल देते हैं। केशवानंदा भारती, मिनर्वा मिल्स, एस आर बोमई, पुट्टास्वामी, राइट टू प्राइवेसी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस, तो जजेस को भी तो पॉलिटिकल साइंस आनी चाहिए। तो जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखी थी प्राइवेसी की जजमेंट, ही वाजंट जस्ट इंटरप्रेटिंग आर्टिकल 21, ही वाज मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट। जब राइट टू प्राइवेसी उसने डाला चंद्रचूड़ जी ने, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे जो चंद्रचूड़ जी, एक्स चीफ जस्टिस, जो उन्होंने राइट आर्टिकल 21 के ऊपर ही सारी बात नहीं करी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि स्टेट और इंडिविजुअल के बीच का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी होना चाहिए। स्टेट के पास कंप्लीट राइट नहीं दे देना है हमने कि अपनी प्राइवेसी भी हटा दे, क्योंकि हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है राइट टू लिबर्टी, उसमें इंक्लूड होता है राइट टू प्राइवेसी। अब एडवोकेट्स को भी देखो चाहिए होती है पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, क्यों, पीआईएल के केसेस आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात आएगी, लेजिस्लेटिव इंटेंट, वाई ऑफ लॉ देखना पड़ेगा, वाई ऑफ लॉ जब देखना पड़ेगा तो एट द एंड हमें ये सारी चीज़ें देखने पीछे ही जाना पड़ता है। वी कैन नॉट चेंज आर फ्यूचर जब हमें अपने पास्ट के बारे में नहीं पता हो, तो टू चेंज आर फ्यूचर वी मस्ट नो द पास्ट, तो इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में ये थिंकर्स की बातें कहाँ से इवॉल्व हुई चीज़ें वो सब पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। और एज डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं तो हम इन्फॉर्म्ड सिटीजन होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए क्यों हमारे यहाँ ये सिस्टम है, दूसरे सिस्टम्स में क्या है, क्या बेनिफिशियल हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, हमारी डेमोक्रेसी किस ओर जा रही है, ठीक है, क्या वो एक करप्ट डेमोक्रेसी की ओर जा रही है या नहीं जा रही है, फिर जो भी हो रहा है वो सब हमें पता होना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन तभी तो हम शेप कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए एक लॉयर को भी पता होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलिटिकल साइंस को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर।